नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो अप्रैल 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। आप लोग ध्यान रखना, जो थर्ड सेमेस्टर आपका एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर होगा, ठीक है। तो कैसे निकलता है ये भी आपको पता होगा अच्छे से। 80 अंक है तो आप कुछ करना नहीं है, 80 में आप 65 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपको अपने आप आ जाएगा कि एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा, ठीक है। बार बार एक शब्द बोलता हूँ, 26 प्रश्न आपको सही करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं 26 प्रश्न कैसे, ठीक है। तो एक प्रश्न कितना अंक का है? 1.23 अंक का। इसमें आप 26 से गुणा कर दीजिए, देखिए 32 आ रहा है, क्योंकि 80 का 40% हमने पहले बताया आपको प्राप्त करना है। 80 का 40% निकालिए, कितना होगा? 1 जीरो से यहाँ 0 काट दीजिए, 0 से यहाँ 0, 8 चौक 32 अंक आपको प्राप्त करना है। तो एक प्रश्न 1.23 अंक का है। तो आप देखिए कि 26 से गुणा करने पर 32 आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब 26 प्रश्न ही आपको सही करना है, या फिर आप खुद ही 32 में 1.23 से भाग दे दीजिए, प्रश्नों की संख्या आ जाएगी, ठीक है, 26। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 2-3 अंक का होगा, और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। कुछ लोगों को क्लियर नहीं रहता है तो ध्यान रखना, 26 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 26 क्वेश्चन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, सभी लोगों तक पहुंच सके। आप लोग बार बार बोल रहे थे प्रैक्टिस से स्टार्ट करिए सर फोर्थ सेमेस्टर का, क्योंकि आपका अप्रैल फर्स्ट वीक दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खींचा भी तो हो सकता है कि 10 अप्रैल या 15 अप्रैल या 20 अप्रैल हो जाए, इतना ही हो पाएगा। लेकिन अप्रैल आप फर्स्ट वीक ही मांग चलिए, उसी बेल पर तैयारी करिए, ठीक है। तो मान लीजिए बीए वगैरह बीएससी वगैरह शुरू भी हो जाता है पहले, आपको थोड़ा लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए, आप लोग मांग के चलिए कि अप्रैल में ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से साथ में जुड़े रहिए। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कितना ज़्यादा आप लोगों को लाभ हुआ, तो आप लोग जुड़े हैं। तो अगर पढ़ाई अपने साथ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, डेली अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, बुक हो तो बुक पढ़ते रहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस सेट हल करिए। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, आप देख भी चुके हैं। और इस पॉइंट को ध्यान रखना, 401 असेसमेंट फॉर लर्निंग सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो अभी से कह रहे हैं इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और सब्जेक्ट चाहे जब पढ़िए, लेकिन इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार करते जाइए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ही अगर साथ देंगे तभी हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, क्योंकि अगर व्यू नहीं आएगा तो फिर कैसे कोई प्रैक्टिस सेट हल करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर जगह शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ हो सके। हालांकि हम लोग 2 बजे ही हल करेंगे दिन में, तो आज हल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ध्यान रखना, पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट फर्स्ट हल करेंगे, ठीक है। आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 401, इस जगह पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, तो वहाँ पर सभी पेपर की वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निवेदन एक बार पुनः
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये पेपर थोड़ा से टफ माना जाता है, बच्चों को बैक बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करिए, अभी से जुड़े रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए 10 दिन पढ़ेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा तैयार ना हो पाए या फिर आपके अंक कम मिले। तो इसमें भी बच्चे जो है 70, 78, 76 नंबर लाए हैं, ठीक है। अपने ही साथ पढ़ने वाले बच्चे 74, ठीक है, 78 नंबर तक लाए हैं। तो आप समझिए इस बात को, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो इसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे 2 दिन पढ़ने के लिए तो इस पेपर को नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा से आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, सभी को बताइए। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग प्रैक्टिस सेट हल भी किए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को फायदा हुआ है। चाहे फर्स्ट पेपर हो वहाँ पर 60 प्लस 80, 75 में 70 आ गए हैं प्रश्न सेकंड पेपर में, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बच्चों को लाभ हुआ है। तो आप उन्हें बताइए जो बच्चे नहीं जानते इस चैनल के बारे में, निवेदन है आप लोगों से। पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी सम अंतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नामित स्तर। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो अनुपात है, और सबसे निम्न नामित, दोनों पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अंतराल स्तर में। तो किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? सही जवाब हो जाएगा बी अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं तो मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं? ए मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा और प्रेक्षण सभी द्वारा, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है? ए अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन, बी शिक्षक निष्पादन का आकलन, सी सहकर्मी निष्पादन का आकलन, डी माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सहकर्मी आकलन है, सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन। आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर BD 202 अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो लोग भी आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है? ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, बी क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, ये गलत है, ठीक है। तो बाकी मापन आंकड़ों के मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, क्लियर रहता है, 4 उत्तर है, कोई एक सही है। निबंधात्मक में क्या है, अपने विचार व्यक्त करोगे, तो विचार अलग अलग हो सकते हैं। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना नामित, इस पॉइंट को ध्यान रखना, नामित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ठीक है। नामित मापनी ध्यान रखना पूछा गया है, इसमें आप याद रहेगा तभी कर पाएंगे, ठीक। इसमें क्या दिया है, क्रमित मापनी, क्रमित मापनी नहीं बल्कि नामित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला है, ठीक है, इसलिए बी गलत है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ए गुड्स, बी रैमर्स एंड गेज, सी क्विलिन एवं हन्ना, डी JP गिलफर्ड। तो यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए गुड्स। अगला प्रश्न है,
किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है? ए जेपी गिलफर्ड, बी मिशेल, सी बैडफील्ड, डी कुलिन एवं कुलिन। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है मापन की भूमिका है? ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। तो मापन की भूमिका है, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा? ए एच रेमर्स, बी टी एल अर्गसन, सी कोठारी कमीशन, डी एच जे क्लासमेयर। सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना सी कोठारी कमीशन। ध्यान रखना यह पेपर थोड़ा से स्टैटिक्स पॉइंट भी रहता है तो मैथ वगैरह भी है, इसलिए आप लोग अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। इस पेपर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आप लोग बार बार शब्द कह रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे आपके कॉलेज या फिर जो भी बच्चे हैं सभी को लाभ हो सके, ठीक है, सभी लोगों के अच्छे अंक प्राप्त हो सके। मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? ए निर्णयों को मूल्य प्रदान करना, बी वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, सी पदार्थों को संख्या प्रदान करना, डी वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना, ठीक है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन होता है? ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, मापन क्या है? गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए? ए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, डी या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, ये सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए संरचनात्मक मूल्यांकन, बी संकलात्मक मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं? ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? ए क्रमिक मापनी का, बी सम अंतराल मापनी का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ए बी दोनों, क्रमिक और समांतराल मापनी दोनों का है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, नैदानिक। अगला प्रश्न है संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना सी मापन। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? ए प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक उद्देश्य की योजना, बी विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सी अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी ग्रेड्स प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक उद्देश्य अन्वेषण की योजना। अगला प्रश्न है व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। तो व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, टेस्ट। ध्यान रखना टेस्ट अर्थात परीक्षण वे उपकरण होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है इस पॉइंट को ध्यान रखना, कई प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में बार बार घुमा के पूछता है, आगे प्रश्न आपको मिलेगा भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? ए परीक्षण मापन आकलन मूल्यांकन, बी मूल्यांकन परीक्षण मापन आकलन, सी परीक्षण आकलन मूल्यांकन मापन, डी आकलन मापन मूल्यांकन परीक्षण। तो आप लोग क्रम अगर विस्तृत रूप में देखेंगे ना तो सबसे पहले परीक्षण आता है,
उसके बाद मापन, उसके बाद आकलन, उसके बाद मूल्यांकन आता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इस क्रम में रहना चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले मान लीजिए सबसे पहले वो छोटा वाला भी दे रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, परीक्षण मैंने बताया। तो परीक्षण के बाद क्या आना चाहिए, मापन, उसके बाद आकलन, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, परीक्षण सबसे छोटा है, उसके बाद मापन है, उसके बाद आकलन है, उसके बाद मूल्यांकन है। तो इसमें देखिए कोई है परीक्षण है, उसके बाद आकलन आ गया है, मूल्यांकन, उसके बाद मापन सबसे लास्ट में, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, मापन। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और परीक्षण इसमें किसी में और है नहीं, तो दो ही हो सकता था। तो इस तरह से प्रश्न आप लोग चयन किया करें, ठीक है। परीक्षण सबसे पहले आना चाहिए, तो ए और सी कोई एक सही हो सकता है। तो परीक्षण के बाद आकलन आ गया, जबकि परीक्षण के बाद मापन आना चाहिए, ठीक है, हमने बताया अभी आपको। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ठीक है। सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है सबसे छोटा जो है वो परीक्षण है, उसके बाद विस्तृत रूप में भी अगर देखें तो मापन है, उसके बाद आकलन, फिर मूल्यांकन है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। सबसे विस्तृत कौन हो गया, मूल्यांकन, ये भी पूछ सकता है। और सबसे कम विस्तृत सीमित जो है वो परीक्षण है। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मापन मापन मूल रूप से हैं ए संख्यात्मक मूल्य बी, गुणात्मक मूल्य सी, मूल निर्णय डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मापन मूल रूप से है, सही जवाब हो जाएगा ए संख्यात्मक मूल्य। मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। किसी पेपर में छात्र का अंक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपयुक्त सभी। किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का सी मापन है। मान लीजिए 100 में आप 50 अंक प्राप्त किए तो क्या है, मापन। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्थान प्राप्त किए, मतलब आपकी वैल्यू आ गई क्लास में, आप मान लीजिए मैथ का पेपर है, 100 में 50 अंक प्राप्त किए, ठीक है, मापन हो गया। लेकिन मैथ के पेपर में आप प्रथम स्थान आए, ये क्या हो गया, मूल्यांकन। क्लास में आप प्रथम स्थान में आए, ठीक है, और आप उसके क्या हो, आपके वैल्यू हो जाती है, मूल्यांकन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। क्लास में छात्र का अंक क्या है, मापन, लेकिन क्लास में प्रथम स्थान आया, ये क्या है, मूल्यांकन। दोनों में डिफरेंस है, पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा मापन। क्लास में प्रथम स्थान मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, अभिवृद्धि मापन के लिए। तो ए प्रक्षेपी स्केल, बी लिकट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी लिकट स्केल। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग बार बार कह रहे थे इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप। कई बच्चे ऐसे मैंने फर्स्ट ईयर में देखा था, आप लोग भी करते हैं कई लोग, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में देखा तो बच्चे स्टेटस में भी लगा देते थे, जैसे मुझसे जुड़ गए थे तो स्टेटस लगा देते, कई ग्रुप में जुड़ा हूँ, ग्रुप में शेयर कर देते बिना बोले। तो प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे व्यू ज़्यादा आए। अगर व्यू आता है तो भी एक मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ होता है ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षण करना, डी निर्णय करना। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा 24 का ए परिणाम या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है ए लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों से, बी प्रतिबंधित प्रतिक्रिया प्रश्नों से, सी विस्तृत प्रतिक्रिया प्रश्नों से, डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है ए परीक्षण का आकलन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो मापन का प्रथम पद है, सही जवाब हो जाएगा 26 का डी क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो ए योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 27 का सी रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है, सही जवाब हो जाएगा 28 का सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है ए छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बी एक विषय में छात्रों का परीक्षण करने के लिए, सी एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए, डी
शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण का। हम लोग बात कर भी चुके हैं। और सबसे विस्तृत किसका है? तो मूल्यांकन का। सबसे पहले परीक्षण, उसके बाद मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है। ठीक है, मापन मूल्यांकन की एक तकनीकी है और परीक्षण मापन का उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे व्यापकता में तो सबसे पहले परीक्षण, उससे व्यापक आकलन है, उससे व्यापक मापन है, उससे व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, इस थोड़ा से इसको आप ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, बाकी क्रम परीक्षण में अगर आप देखते हैं तो पहले परीक्षण, आकलन, मापन, फिर मूल्यांकन आ गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। व्यापकता में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है? मूल्यांकन है। उससे कम व्यापक मापन है, उसका आकलन, परीक्षण है। लेकिन क्रम परीक्षण में देखेंगे तो पहले परीक्षण, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो इस क्रम में भी आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से है। ठीक है, परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। गूगल में मापन का क्षेत्र सीमित है दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मापन में व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को मान कर सकते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है या सर्वांगीण विकास। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। तो क्रम भी आप लोग दोनों याद रखना, व्यापक और क्रम वाला दोनों। ठीक है, परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन। और परीक्षण में देखेंगे तो, क्रम में देखेंगे तो परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन, सारी चीजें याद रखना, आगे काम देगा, प्रश्न आएगा। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए अंतिम स्थिति की जांच करना, बी अगली कक्षा में प्रोन्नत, सी छात्रों का चयन, डी छात्रों की प्रकृति का निगरानी। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की प्रकृति का निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? ए नैदानिक दत्तकारी, बी मौखिक प्रश्नोत्तरी, सी शिक्षक अवलोकन, डी परीक्षण। तो योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए बोर्ड द्वारा परीक्षा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गिरि परीक्षण द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षण द्वारा, परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? ए कितना अच्छा, बी कितना सही, सी कितना अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, कितना अधिक। शिक्षा में मापन क्या बताता है? कितना अधिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? तो कितना अधिक, बी कितना अच्छा, सी कितना सही, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, कितना अच्छा। और मापन क्या बोलता है? कितना अधिक। दोनों में अंतर देखिए, शिक्षा में मूल्यांकन क्या बोलता है, किन प्रश्नों का उत्तर देता है? कितना अच्छा है। और मापन कितना अधिक है। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है, आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो प्रश्न लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर यूपी टेट सीटेट में, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख के जाइए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलते हैं, लगभग 100 प्रश्न है, 118 प्रश्न है। तो आप सारे प्रश्नों को भी टाइम है तो अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, मूल्यांकन तकनीकी का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी प्रयोज्यता। तो मूल्यांकन तकनीक का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, सी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ए परीक्षण, बी परीक्षा, सी मापन, डी मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी मापन। अगला प्रश्न है,
शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब ए शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल होगा, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगर शिक्षक एकाधिकारवादी है या विद्यार्थी निष्क्रिय है, केवल लिखने पर बल देंगे, तब ये सारी प्रॉब्लम आएगी। डी इसका सही जवाब है सभी। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? ए शाब्दिक, बी क्रमित, सी अंतराल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी क्रमित। बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? तो बी क्रमित। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी मापन और मूल्यांकन दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, मापन और मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है, वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया? तो मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है या मानकर चला जाता है, किसने परिभाषित किया? ए गुड्स, बी रेमर्स एवं गेज, सी एडम्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी रेमर्स एवं गेज। आप लोग ध्यान रखना, अगर कथन ज़्यादा नहीं याद कर सकते तो जो आए हुए हैं एग्जाम में उनको जरूर याद करिए, क्योंकि वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? ए क्षमताओं और योग्यताओं के संदर्भ में, बी आर्थिक संदर्भ में, सी शैक्षिक संदर्भ में, डी संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र हैं? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। तो प्रमुख मापन क्षेत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा 44 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए अभिप्रेरणा स्तर, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर, डी प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना डी प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं? ए स्मृति पत्र, बी प्रगति आख्या, सी रुचि से संबंधित प्रयोग, डी परीक्षण। तो आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना आप लोग बी प्रगति आख्या। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे क्या होता है कि सभी बच्चों को लाभ हो सकता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, जब बच्चे कम देखते हैं तो फिर हल कराने की इच्छाएं थोड़ा कम हो जाती हैं। तो आप लोग अभी से लगे रहें, मैं सब पहले से बोल रहा हूँ कि ये पेपर थोड़ा टफ है, अगर आप लोग अभी से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे आएंगे। जो बच्चे एक महीना भी अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहे, 74 अंक तक प्राप्त किए हैं इसमें, और जो नहीं जुड़े रहते हैं ये तो कम आते हैं, फिर दिक्कत बहुत होती है। ठीक है, एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं आप, पेपर को ध्यान रखना। प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है। तो आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है ए परिणाम, बी सीखने वाले की उपस्थिति, सी परीक्षण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया उदाहरण है। तो ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन और मूल्यांकन दोनों। तो एक पुस्तक की कीमत 100, ध्यान रखना 150 रुपये बोल रहा है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी मूल्यांकन है। मैंने पहले बोला उसको प्राइस क्लियर है ना, कि पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, क्लास में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसकी वैल्यू है, तो इस जगह पर क्या हो गया? मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी। अगला प्रश्न है, मापन होता है? ए मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन से पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी इनमें से कोई नहीं। मापन होता है, सही जवाब हो जाएगा 49 का मूल्यांकन से पहले। ठीक है, मापन मूल्यांकन से पहले होता है, कंफ्यूज नहीं होना। मॉडल पेपर में दिया है मूल्यांकन के दौरान, जो कि गलत है। मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है। ठीक है, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन मूल्यांकन के पहले होता है। आप बुक में भी देखेंगे क्रम से दिया हुआ है। मापन के द्वारा निर्धारणात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी को प्रदर्शित
किया जाता है? स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का ध्यान रखना ए अंतराल में। अगला प्रश्न है थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के किस मापनी प्रणाली से संबंधित है? ए नामित मापनी का, बी क्रमित मापनी का, सी अंतराल मापनी का, डी अनुपात मापनी का। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है, किसने परिभाषित किया है? ए इरविन, बी थॉर्नडाइक, सी गॉल्टन, डी फ्रायड। तो आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है, किसने परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए इरविन। अगला प्रश्न है आकलन एक प्रक्रिया है, ए लोगों से सूचना संकलित करने की, बी लोगों तक सूचना पहुंचाने की, सी लोगों के बारे में सूचना फैलाने की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना आप लोग ए आकलन एक प्रक्रिया है तो लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है आकलन किया जाता है ए परंपरागत मानकीकृत उपकरणों द्वारा, बी अमानकीकृत उपकरणों द्वारा, सी परीक्षण की व्यवहारिकता द्वारा, डी परीक्षार्थी की मन स्थिति द्वारा। तो आकलन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 54 का डी परीक्षार्थी की मन स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है आकलन का संबंध है ए छात्रों के संवेगात्मक आयाम से, बी छात्रों के बौद्धिक आयाम से, सी छात्रों के शारीरिक आयाम से, डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है आकलन की विशेषताएं हैं ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। तो आकलन की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आकलन की मापनियां हैं ए शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपयुक्त सभी। तो आकलन की मापनियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपयुक्त सभी। शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, अनुपात मापनी और अंतराल मापनी सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है ए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, बी सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, सी पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, डी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना डी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो ए 4 समूह के अंतर्गत, बी 2 समूह के अंतर्गत, सी 3 समूह के अंतर्गत, डी इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना आप लोग ए 4 समूह के अंतर्गत। ठीक है, 59 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? ए एलन, बी इरविन, सी हुआ एंड फ्रेड, डी इनमें से कोई नहीं। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी हुआ एवं फ्रेड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, सी या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी कठिनाई जो है ये आकलन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीयता, सी व्यापक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी विश्वसनीयता। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है तो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए प्रशासन, बी आंकन, सी परीक्षण की लंबाई, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है आकलन का क्षेत्र क्या है?
ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना सी, ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना आप लोग डी। ठीक है, आकलन का क्षेत्र क्या है, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आकलन का क्षेत्र क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना और व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना सभी है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 65 का सी और 64 का सी था। ठीक है, 64 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विशिष्टता को प्रभावित करती है, तो परीक्षण की लंबाई। 64 का सही जवाब था सी। अगला प्रश्न है 66, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पूछा जाता है। ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। तो वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 66 का बी, योगात्मक आकलन। ठीक है, वर्ष के अंत का, जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है, मान लिया 6 महीने पर होता है, तो इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जो बीच में होते हैं असेसमेंट व एग्जाम, वो सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वर्ष के अंत में आकलन किया जाता है वो क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन प्रकार है, तो फॉर्मेटिक आकलन। ठीक है, विद्यालय में सत्र भर चलता रहता है, वो मूल्यांकन क्या है, फॉर्मेटिक आकलन है। ठीक है, लेकिन वर्ष के अंत में जो किया जाता है वो क्या है, योगात्मक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, औपचारिक आकलन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता 10 भागों में विभक्त किया जाता है। इस पॉइंट को यदि आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरी को पहचानना। ये जो है आकलन का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, एक क्रमित स्तर, बी अनुपात स्तर, सी नामित स्तर, डी समांतराल। तो मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा सी, नामित स्तर। और सबसे उच्च अनुपात स्तर हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मापन में सत्य बिंदु विद्यमान रहता है, सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, अनुपात स्तर में। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है, ए वर्ष, बी महीना, सी ए बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ष महीना दोनों, ए बी दोनों। मापन है, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। मापन जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। मापन। अगला प्रश्न है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न जो है मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो हमने आपको बताया था, अगर आप क्रम में देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, परीक्षण, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, और विस्तृत रूप में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन सा है, मूल्यांकन, सबसे कम परीक्षण है, उसके बाद आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे विस्तृत दे रहा है ए वाले में, मूल्यांकन आकलन मापन। मूल्यांकन उससे कम जो है आकलन, उससे कम मापन है, ऐसा तो है नहीं। सबसे बड़ा मान लीजिए विस्तृत में, क्योंकि मूल्यांकन के बाद मापन आता है, फिर आकलन आता है। बी वाले में देखिए मापन है, मापन से अधिक विस्तृत कौन है, मूल्यांकन है, और आकलन से भी विस्तृत कौन है, मूल्यांकन है। ये सही लग रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखें आकलन से व्यापक मूल्यांकन है, मापन है, लेकिन अगर मूल्यांकन सिर्फ देखेंगे तो मूल्यांकन आकलन से भी ज़्यादा विस्तृत है, मतलब बड़ा है। यहाँ इसका मतलब यही है, बड़ा है और मापन से भी बड़ा है, इसका मतलब 20 सही हो सकता है। ठीक है, आकलन जो है मापन से बड़ा है और मूल्यांकन से भी बड़ा है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मापन मूल्यांकन से छोटा है, मूल्यांकन मापन से बड़ा है, और आकलन से भी मूल्यांकन बड़ा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, मापन आकलन दोनों से बड़ा जो है मूल्यांकन है। ठीक है, मॉडल पेपर में देखें सीधी है, जो कि गलत है, बाकी आप लोग खुद चेक कर लीजिए, मैंने पहले बताया था आपको। व्यापकता में देखेंगे क्या है, परीक्षण, आकलन, मापन, उसके बाद मूल्यांकन है। इसके आधार पर जो है वो फिर बी सही हो रहा है। और या फिर विस्तृत में देखेंगे तो मूल्यांकन, मापन, उसके बाद आकलन, फिर परीक्षण। और ये क्या किया, मूल्यांकन बीच में कर दिया, तो इसका मतलब मूल्यांकन मापन से भी बड़ा है, आकलन से भी बड़ा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 20 सही हो जाएगा। क्रम में देखेंगे परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन है, जो हम लोग देख चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है, ए संकुचित, बी व्यापक, सी सीमित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है, व्यापक। परीक्षण का क्या है, सीमित है, संकुचित है, सीमित कह सकते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? ए, छात्रों की एकता का निर्माण, बी, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन, सी, छात्रों में को निर्देशन उपलब्ध कराना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, छात्रों की एकता का निर्माण ये नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने कहा? ए, कोठारी आयोग, बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी, एनसीईआरटी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, ए, सप्ताह में मूल्यांकन, बी, वर्ष के अंत में मूल्यांकन, सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का जांच, डी, इनमें से कोई नहीं। संरचनात्मक मूल्यांकन है, सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, बी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सी, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन मूल समूह में मेल नहीं खाता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं है होते। ठीक है, ये मेल नहीं खाता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, प्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, बिल्कुल मोटिवेशन जरूरी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है, मतलब भविष्यवाणी कर सकता है? ये मापन भी मूल्यांकन, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। कौन सा भविष्यवाणी कर सकता है? ध्यान रखना 79 का, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? तो कर तो हर मापन भी सकता है, लेकिन मूल्यांकन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप बुक में देखेंगे मिल जाएगा, जो एक्चुअली इजेक्ट करता है भविष्यवाणी, तो मूल्यांकन। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगर आप बुक में देखेंगे तो मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ, ठीक है, पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मापन के द्वारा भी भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन पूर्ण सार्थक नहीं, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। व्यक्ति बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो व्यक्ति या बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, पेज 19 में देखेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान रखें, सार्थक अगर आपको भविष्यवाणी चाहिए तो ये मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना बी, मूल्यांकन के आधार पर। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना ए, यस स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? ए, शाब्दिक, बी, क्रमिक, सी, अंतराल, डी, अनुपात। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, अनुपात। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है? ए, क्रमित, बी, नामित, सी, अनुपात, डी, अंतराल। तापमान का मापन उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, अनुपात। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल मापनी का। 83 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, क्रमिक। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, ज्यामितिक औसतांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? ए, केवल जोड़ों की संक्रिया, बी, केवल घटाव की संक्रिया, सी, गुणा व भाग दोनों, डी, जोड़ व घटाना दोनों। तो आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है, सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना डी, जोड़ व घटाव दोनों। तो आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है, सही जवाब हो जाएगा डी, जोड़ व घटाव दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है, उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? कोई बोल रहा है कि आपके कमरे की लंबाई, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है, आपके कमरे की लंबाई 6 मीटर है, तो मेरे कमरे की लंबाई आपके कमरे की लंबाई से आधी है।
तो क्या बता रहा है ये स्तर मापन? तो सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना सी। अनुपात बता रहा है, ठीक है, 1:2 हो जाएगा। कोई भी चीजें हो सकती है इस तरह से, ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना सी। अनुपात। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निवेदन है आप लोगों से, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, ए, स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 90 का, ए, परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? सही जवाब हो जाएगा 91 का, सी, गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं, क्या प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा बी, मापन। मैंने पहले ही कहा, अगर गणित विषय में 70 अंक प्राप्त किया क्या हो गया? मापन। लेकिन गणित विषय में प्रथम स्थान आया तो मूल्यांकन, दोनों ध्यान रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन का, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना ए, सीखने का आकलन, ठीक है। क्रिस्टीना क्या करती है? अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर टूर पे ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ जो भ्रमण में देखी हुई है चर्चा करती है। तो क्या बता रही है ये? तो ये इसे कहा जाता है सीखने का आकलन, जो सीखे हुए हो उसका आकलन कर रही है, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इस पॉइंट में देखिए 95 का, ये सीटेट वगैरह यूपी टेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बीएड में भी पूछा जाता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के डॉट डॉट समान है। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है, अर्थात टेस्ट करता है पका हुआ है कि नहीं। एक चावल दो चावल खाता है, कोई बावर्ची खाना बना रहा है तो क्या करता है? दो चावल को खाकर देखता है कि पका है कि नहीं। तो क्या है ये? सही जवाब हो जाएगा 95 का, डी, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, जब क्रिस्टीना घूमने गई, टूर पे गई और आके फिर टूर में क्या चीज देखी थी, चर्चा की, तो क्या था? सीखने का आकलन। लेकिन बावर्ची खाना पका रहा, उसको टेस्ट करता तो सीखने के लिए आकलन है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 96 का, ए, फ्रेडले। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, शारीरिक या किसके पक्ष हैं? ये किसके पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का, बी, मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है? ए, अनुपात, बी, अनुक्रम, सी, अनुक्रम, डी, आक्रम। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ए, अनुपात। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय? सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं? सही जवाब ए, फॉर्मेटिक आकलन बी, योगात्मक आकलन सी, उभयनिष्ठ आकलन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए, मानक, बी, निर्माणात्मक, सी, योगात्मक, डी, सी ई। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 101 का, ए, मानक। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मानक नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी निर्माणात्मक, योगात्मक, सी ई है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, हम लोग देख भी चुके हैं। और जो वर्ष के अंत में किया जाता है एक बार में, योगात्मक आकलन। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण अनुभव। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है? तो ए, पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, बी, जिस उद्देश्य के निर्माण किया गया है
जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया उसका आकलन करना। सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 104 का ए। विश्वसनीयता का अर्थ है, ध्यान रखना 104 का ये है, विश्वसनीयता का स्तर है पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान, कितनी बार भी आप परीक्षण करोगे लगभग लगभग उत्तर वही आना चाहिए, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 105। आकलन का क्षेत्र है ए, शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना बी, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान सी, स्थान निर्धारण में डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 105 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, ए परस्पर संबंधित है, बी परस्पर संबंधित नहीं है, सी आकलन एवं मापन संबंधित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, सही जवाब हो जाएगा 106 का ए, परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है आकलन की विशेषताएं हैं, ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषताएं क्या हैं? तो विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण सभी है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आकलन की विशेषताएं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता सभी है, ठीक है। सारी चीजें याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 108 का सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा 109 का ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा सी, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है आकलन, तो सही जवाब हो जाएगा डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण, बड़ा रुचिकर है। सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस का, ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है मापन व मूल्यांकन में समानता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी है, ठीक है। दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, मतलब एक जैसे हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ठीक है। मापन और मूल्यांकन में समानता है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है तो उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक मापन। अगला प्रश्न है अंतराल मापनी के उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, वर्ष, महीना, सप्ताह सभी। महत्वपूर्ण, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतियों को रखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 4 स्तरों को। अगला प्रश्न है ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नामित स्तर होता है, ठीक है। और उच्च कौन सा है? अनुपात। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। तो ए विषय, बी प्रतीक, सी नियम व मानता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को, अगर आप लोग अभी से जुड़े हैं, बुक मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। लेकिन आप बुक अभी टाइम में ले लीजिए, ठीक है। ये पेपर कुछ नहीं तो इस पेपर को जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। 75 में लगभग 50 के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन सारे जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमाता है। इसमें यूपी टेट, सी टेट, हर जगह से प्रश्न पूछता है, तो ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। आप लोग प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहें और इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लें अभी से। अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अप्रैल माह में प्रथम सप्ताह दिया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कि एग्जाम होगा, तो सम सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की तरह जो विषम वाली सेमेस्टर उसमें बोला गया है, तो उस तरह से होगा। लेकिन आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि सभी आ जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर है,
वो भी है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर थोड़ा लेट होगा, तो मैं वही मान के चलिए, लेकिन आप लोगों को अप्रैल में होगा एग्जाम, ठीक है। तो आसपास 7 सप्ताह नहीं तो मान लो 10, 15, 20 हो सकता है, लेकिन अप्रैल में ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शेड्यूल बहुत जल्द ही आ जाएगा, आपका डेट सेट हो सकता है मार्च तक आ जाए, एक आध महीना पहले आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अभी से जुड़े रहिए। एक निवेदन बार बार कर रहा हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसका सीमित क्षेत्र है, ठीक है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, तो बच्चे कम हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जहाँ आप एग्जाम देने जाते हैं या फिर जहाँ आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर जहाँ आप कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ भी बच्चों को बताइए, सभी को बताइए प्लीज़। और जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे बीएड कर रहे हैं, री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, तो उनका भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो लोग भी दे सकते हैं। बीएड सेकंड ईयर में है, ठीक, वहाँ पेपर 202 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 401 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे यूनिट 2 और 401 का अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना, ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हेल्प करेंगे और व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस हल करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी यही पढ़ाते हैं, तो आगरा यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर व्यू अच्छा आता है। तो आप लोग इतना निवेदन है कि आप लोग बार बार कह रहे थे, इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू हल करते रहेंगे। फर्स्ट 401, 402, 403 3 पेपर है फोर्थ सेमेस्टर में, और प्रैक्टिकल उसके बाद 200 अंकों का। तो हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग शेयर करते रहेंगे तो निवेदन है कि आप लोग जानते भी हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कितना व्यू आ चुके हैं, कितना ज़्यादा फायदा आप लोगों को होता है, कितना बेनिफिट होता है। बच्चे 90+% तक, 94-93% तक बना लिए हैं, ठीक है। अगर आप जुड़े हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से मेहनत करेंगे 90+ बन सकता है। बाकी 85+ तो बन ही जाता है। नॉर्मली जो मेहनत करता है उसका भी 80+ बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।